हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति को किसी एक व्यक्ति या समूह के पास रखने के बजाय विभिन्न सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों और सरकार के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता मतलब पावर और शेयरिंग यानी कि बांटना, पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का मतलब है कि जो सरकार है, जो सत्ता में होता है और वो साझा करता है अपने सत्ता को। साझा करना मतलब बांटना। तो इसका अर्थ क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति को किसी एक व्यक्ति या समूह के पास रखने के बजाय, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, तो उस परिवार की जितने भी डिसीज़न लेने वाली क्षमता है या फिर काम को सभी कामों को कोई एक व्यक्ति ही करता है, तो वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। वो काम जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अच्छे से नहीं निभा पाता है। तो वो अपने काम को कई लोगों, परिवार के ही कुछ सदस्यों में बांट देता है कि तुम्हें सब्जी ला के रख देना है, किसी को मार्केट से कोई सामान, किसी को पढ़ाई लिखाई बच्चों का देख लेना है, किसी को, सबको अलग अलग काम जो है एलोकेट कर देता है। तो उसका काम बर्डन कम हो जाता है और सारा काम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार निभाते हैं। तो जो हमारी व्यवस्था है या उस परिवार की व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चलता है। इसी तरह किसी एक देश की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के पास रखने के बजाय विभिन्न सामाजिक समूहों यानी कि जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के अंगों, सरकार के 3 अंग होते हैं जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा जाता है। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है। केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्र में क्या होता है कि जो है सारे अधिकार जो होते हैं डिसीज़न लेने के, वो सारा राजा के पास होता है। तो केंद्रीकरण है वो। तो क्योंकि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है और सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है का मतलब है कि अगर काम कई ग्रुपों में बांटा जाता है और सबको थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान की जाती है, तो सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और सब सोचते हैं कि हम भी इस देश के कुछ सम्मानित और कुछ जिम्मेदार पर्सन हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। तो सभी नागरिकों की भागीदारी इसमें क्या हो जाता है, सुनिश्चित करता है। तो अब आगे कहा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा है का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो यहाँ पे जनता ही डिसीज़न लेता है कि किसे हमें चुनना है। जनता के हाथों में रहता है कि अगला सरकार किसको बनाना है। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो जो हमारा लोकतंत्र है तो उसकी आत्मा कहा जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र की आत्मा क्या? कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र है क्योंकि इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी है। सभी नागरिकों की भागीदारी कहाँ पे है? लोकतंत्र में है। भागीदारी कैसे है?
क्योंकि हम अपने वोटिंग के ज़रिए अपने मनपसंद जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनते हैं। तो ये इसमें हमारी भागीदारी है। तो इसलिए ये लोकतंत्र की आत्मा है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। भाई जब सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति मिल जाता है, जब सब अपने आप को जिम्मेदार पर्सन महसूस करने लगते हैं और सब सोचते हैं कि हम भी हमसे भी कोई डिसीज़न पूछा जाता है, हमें भी इन्वॉल्व किया जाता है, ओपिनियन हमारे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। यह विभिन्न सामाजिक और भाषाई समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में हुआ था, तो उस तरह के भाषाई समूह और सामाजिक समूहों के बीच जो संघर्ष होने वाला रहता है कि हम बहुसंख्यक हैं तो हमारी सत्ता है, हम ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि दूसरा है, तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच टकराव होता है। तो जब हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं तो सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। राजनीतिक स्थिरता क्यों होती है? क्योंकि अगर लोगों के बीच बार बार टकराव होता है, बार बार लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, लड़ते हैं, क्लेश होता है, तो जो राजनीति है वो स्थिर नहीं रहती। वो हमेशा गिरने का डर बना रहता है कि ये पार्टी सरकार में है तो इसके बीच जो है बहुत इसमें विवाद हो रहा है, तो ये स्थिर नहीं रह पाएगी, ये ज़रूर सरकार गिरा दी जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। तो यह राजनीतिक व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाता है क्योंकि सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। सभी अपना ओपिनियन रख सकते हैं और सभी अपना बात जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण को रोकना, और एक इसका और महत्वपूर्ण खूबी है पावर शेयरिंग का, यानी कि सत्ता की साझेदारी का, कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। केंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि वो समाज के विभिन्न हिस्सों में बढ़ जाती है। सत्ता की साझेदारी के तरीके कैसे हैं? तो अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप हैं इसके। तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभाजन। सरकार के विभिन्न स्तर मतलब क्या? स्तर मतलब डिफरेंट लेवल का मतलब है शक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। उदाहरण के लिए संघवाद, जैसे कि हमारा भारत सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। केंद्र सरकार का मतलब है कि जो लोकसभा में है, राज्य सरकार जो राज्यसभा में है। तो सत्ता जो है एक पूरे देश को गवर्न करने के लिए एक हमारे पीएम हैं और वही हैं केंद्र में, और उनके बाद जो डिफरेंट लेवल और है वो उसके नीचे जो है वो है राज्य सरकार के नीचे जो है वो पॉलिटिकल पंचायत है, और आपका जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत है, मेयर वगैरह चुने जाते हैं, प्रधान चुने जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे विभाजन छोटे छोटे स्तरों पे हो गया। लेकिन जो हमारा मेन स्तर है, दो स्तर, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। जैसे केंद्र सरकार में अभी कौन है? पीएम मोदी हैं, और राज्य सरकार में हमारे यहाँ यूपी में कौन है? तो योगी हैं। तो वहाँ वो जो केंद्र सरकार है वो अपने डिसीजन को राज्य सरकार पे थोप नहीं सकता है। तो ये विभिन्न स्तरों पर विभाजन है। और अंगों के बीच बंटवारा, यानी कि सरकार के 3 अंग हैं। हमने शुरू से पढ़ा है कि शक्ति को सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा जाता है। तो विधायिका यानी कि कौन? व्यवस्थापिका, जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करवाता है, और अगर उसमें कोई विवाद होता है, अगर सही सुचारू रूप से वो पालन नहीं उसका हो पाता है, तो न्यायपालिका हमें उसमें न्याय देती है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं। तो यहाँ भी सत्ता की साझेदारी की गई है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से बंटवारा, और जो ये विभिन्न स्तरों वाला है वो ऊर्ध्वाधर, जिन्हें हम वर्टिकल लेवल कहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके। और उसके बाद क्या है कि सामाजिक समूहों में बंटवारा, यानी कि सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी में अभी बांटा गया है सरकार को। सरकार के पावर को कम्युनिटी में भी बांटा गया। विभिन्न समुदायों या समूहों को शासन में भागीदारी दी जाती है।
उनको भी पावर कुछ दे के। उसके बाद क्या है कि राजनीतिक दलों के बीच बंटवारा। राजनीतिक दलों के बीच बंटवारा का मतलब है गठबंधन। सरकारें भी सत्ता की साझेदारी का एक तरीका है, यानी कि जब कोई एक पार्टी बहुसंख्यक वोट से नहीं जीत पाती है तो कुछ दल मिल के, कुछ पार्टीज़ मिल के सरकार बनाती हैं, इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इस तरह से भी जो पार्टी सरकार बनाती हैं, जो दो तीन पार्टी मिल के सरकार बनाती है, तो शक्ति को उन तीनों पार्टियों में बांटा जाता है। तो ये भी एक तरह का सत्ता की साझेदारी का तरीका है। तो आशा है कि आप लोगों को सत्ता की साझेदारी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।